हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। अब हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में हमने देखा सेंटेंस चैप्टर को डील किया जा रहा था। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे हमने सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ के सेंटेंस के काइंड्स को डील किए। उसमें 3 काइंड्स आपको बताए गए थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फिर हमने सिंपल सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था और उसके 5 काइंड्स को बताया था कि 5 तरह से हम सिंपल सेंटेंस को यूज करते हैं। उसमें हमने पहला बताया आपको असर्टिव सेंटेंस, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, देन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फाइनली एक्सक्लेमेटरी। अब इसके बाद इस टॉपिक में हमें और 2 टॉप पॉइंट्स देखने होते हैं मात्र। वो होता है सिंपल सेंटेंस के बाद कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इनको आज हम लोग समझेंगे। देन फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझेंगे। कंपाउंड को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस किसी कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम एक कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मतलब 2 सिंपल सेंटेंस जो एक कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राहुल is playing hockey and his brother is watching TV. Got it? अब आप इस सेंटेंस को देखिए, राहुल इज प्लेइंग हॉकी। ये एक सिंपल सेंटेंस है। वाई सिंपल? तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट राहुल हो गया और इसका इज प्लेइंग हॉकी प्रेडिकेट हो गया। सिंपल की कसौटी पे आप इसे कस के देख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम आफ्टर यूजिंग अ कंजक्शन वर्ड एंड को जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं हिज ब्रदर इज वॉचिंग टीवी। ये पुनः एक स्वतंत्र वाक्य हो गया सिंपल सेंटेंस का बेहतरीन एग्जांपल, जिसमें हिज ब्रदर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हुआ इस पोर्शन का और इज वॉचिंग टीवी एज यूजुअल ये प्रेडिकेट हुआ। इज दैट क्लियर? तो कंपाउंड सेंटेंस एक बार फिर समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से हम लंबे लंबे वाक्य कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं अंग्रेजी भाषा में। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, स्पेशली सीटेट के स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेजेस आपको डील करने होते हैं जिसमें प्रोज आएगा, पोएट्री आएगी और उनको डिटेल करना होता है। तो उसमें जो सेंटेंसेस दिए रहते हैं पैसेज में, उसमें सिंपल सेंटेंस बहुत कम होते हैं। मोस्टली सेंटेंस आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं, इसलिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। आइए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और तीसरे नंबर पे आता है। अब जैसे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 चीजें आप पाते हैं, ये 2 क्लॉजेज में बटा होते हैं। एक को पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं और इस पोर्शन को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट का मतलब जो समान अधिकार रखता है। आप देखो, राहुल इज प्लेइंग हॉकी, जितनी बात, जितनी दमखम इधर दिखाई गई है इस वाक्य में, दूसरा पोर्शन हिज ब्रदर इज वाचिंग टीवी, इसमें भी सेम सेंस दिया गया है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो बटे होते हैं या से जो मिलकर बने होते हैं, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, नाउ
आगे जो तीसरा पोर्शन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी वाक्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप उसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, मिश्रित वाक्य, जैसा कि हिंदी शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, मिश्रित से भाव हमारा मिला जुला होना होता है। जब हम दो चीजों को एक में मिला देते हैं तो वो मिश्रित कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या मिश्रित करना है भैया? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन कहती है कि वे वाक्य जिनमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे में मिले हुए हो उनको ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम कहें कि दिस इज द टीचर हु taught me English in my childhood। देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल देखें, मिस्टर गुप्ता इज अ फिलोसफर। Everybody knows it। Mr. Gupta is a philosopher। Everybody knows it। मिस्टर गुप्ता एक दार्शनिक है, प्रत्येक व्यक्ति ये बात जानता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या जानता है? इस चीज को प्रस्तुत करने का तरीका देखिए, दैट मिस्टर गुप्ता is a philosopher is known to all। कर करेंगे is known to all। अब देखें आप, मिस्टर गुप्ता is a philosopher, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। इसमें एक सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता और इज अ फिलोसफर, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट। ठीक है। दूसरा, दैट एक सब्जेक्ट यहां है। अब क्या दैट को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है? यहां से देखिए, इज नोन टू ऑल, ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। कौन सी बात? दैट मिस्टर गुप्ता इज अ फिलोसफर। तो दैट यहां से इस वाक्य से कनेक्टेड है, ये प्रेडिकेट हो गई और इसका सब्जेक्ट यहां दैट के रूप में यहां पीछे है। क्लियर हुआ? गौर करें, कॉम्प्लेक्स को मैंने पहले ही तोड़ के बता दिया था दो पार्ट में, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं बाद में। अब गौर करेंगे कि दैट मिस्टर गुप्ता इज अ फिलोसफर इज नोन टू ऑल। इसमें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि दैट और मिस्टर गुप्ता ये दोनों अलग अलग सेंटेंस के, दो सिंपल सेंटेंस के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक साथ आए हैं। यानी कंपाउंड की तरह अलग अलग नहीं आएंगे सिंपल सेंटेंस, यहां कॉम्प्लेक्स में ये इस रूप में ही आते हैं। एक का सब्जेक्ट कहीं और प्रेडिकेट कहीं रहेगा, फिर भी वो बाइंड अप करता है, फिर भी वो मीनिंग को शेयर करता है, कनेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो प्रत्येक परीक्षा के दृष्टि से अगर हम कहें तो एक नमक की तरह होता है। जैसे आप साल्ट को यूज करते हो भोजन में, इन द सेम वे आप इस चैप्टर को समझ सकते हो इंग्लिश ग्रामर के लिए। आप मेरा इशारा समझ भी रहे होंगे
मैं बात आर्टिकल की कर रहा हूं। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो सीटेट में आपको फेस करना है, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अगला जो चैप्टर है वो आर्टिकल के रूप में देखने वाले हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर है आज। अब बेसिक इंग्लिश का आर्टिकल, आमतौर पे आर्टिकल अंग्रेजी की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में 3 शब्दों को आर्टिकल का नाम दिया जाता है। एक THE द बोलते हैं, दूसरा A और तीसरा N। गौर करेंगे, आर्टिकल मतलब कुल यही 3 शब्द होते हैं। इसमें भी द को एक कैटेगरी में रखा गया है और A तथा N को एक साथ रखा जाता है। द को हम आर्टिकल को डिफाइन जब करते हैं तो डेफिनिट आर्टिकल के नाम से पुकारा गया है और ए तथा एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से पुकारेंगे। गॉट इट? आर्टिकल चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। ए एन को इनडेफिनिट और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आमतौर पे इसका हिंदी नाम संज्ञा संकेत होता है। अर्थ शब्द में ही निहित होते हैं। आमतौर पे जो किसी निश्चित संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संज्ञा संकेतक कहते हैं। जैसे द को हम डेफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये हमेशा किसी निश्चित संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर द का प्रयोग होता है? पहला, इसी को हम लोग लेते हैं डेफिनिट आर्टिकल द। अब ध्यान रखेंगे, ये सबसे आसान चैप्टर होता है बेसिक ग्रामर का। आसान इन द सेंस कि इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं। एक बार आपको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया तो फिर पूछना नहीं है, आपको वो जहन में मतलब लंबे समय के लिए स्थापित हो जाता है, यानी याद रहता है। क्या है, कैसे इनको पढ़ना होता है? तो पहले हम बेसिक लेवल इसका देखते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द को सबसे पहला जो रूल होगा ये कहता है, जैसे हम बहुत ही आसान से उठाते हैं कि जितनी भी दिशाएं हैं, यानी बिफोर एनी डायरेक्शन, जब कभी किसी दिशा का नाम किसी वाक्य में दिया हो ना, तो वहां आपको आंख मूंद के आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना होता है। इन केस इफ इट हैज नॉट बीन यूज्ड, यदि प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कोई भी वाक्य आपको बोलना हो, जैसे ये कहना हो कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब गौर करेंगे, यहां पे द ईस्ट हमने प्रयोग किया। आपके एग्जामिनेशन में ये द यहां नहीं देगा और कहेगा करेक्ट करिए, तो वहां निश्चित रूप से आपको आर्टिकल द प्रयोग करना है। ये आपको, क्योंकि दिशा का नाम है, यही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? दूसरा, यहीं पे लगे हाथ जो नियम मैं बता रहा हूं ये ध्यान रखिएगा। इसी में आया हुआ है कि सन भी आया था और सन के पहले भी आर्टिकल द लिखा हुआ है। क्यों भाई? तो इसका रूल नंबर 2 इसको कर लें। इसका नियम ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी रेयर और यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं
उनके नाम से पहले, यानी जितने भी खगोलीय पिंड है जियोग्राफिकल, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करने का दस्तूर है। जैसे द सन, यहीं से हम एड ऑन कर देते हैं द मून, चंद्रमा भी, द अर्थ हमारी पृथ्वी, धरती माता जिसको कहते हैं, एंड द स्काई आसमान। इन सभी का जब कभी भी आप नाम लोगे तो आपको आर्टिकल के साथ, अगर इन केस आप आर्टिकल नहीं यूज करते हैं तो चाहे वो स्पीकिंग में बोलचाल की कन्वर्सेशन में बोलचाल के दौरान आपने प्रयोग किया हो या किसी परीक्षा में लिख के आए हो विदाउट द, तो वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। ओके, फिर आते हैं रूल नंबर 3। ये कहता है कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर, उनके नाम से पहले आर्टिकल द यूज करना ही करना है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द पायनियर, द इकोनॉमिक टाइम्स, द बिजनेस टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द हिंदू, द डॉन, ऐसे करके द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं आप कभी भी नजर डालोगे तो वहां ये चीज कॉमन पाओगे कि द उनके नाम के साथ जुड़ा होता है। इज दैट क्लियर? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, द संडे टाइम्स, द डॉन, इजंट इट, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, हमें न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना होता है। फिर आते हैं हम अगले नियम पे। अब रूल 4 कहता है, रूल 4 ये कहता है कि आर्टिकल द का प्रयोग जितनी भी धार्मिक किताबें हैं ना, रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकें, उनके नाम से पहले आप इस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। अब वट एवर द रिलीजन इट में बी, जैसे द गीता, नाम सुना होगा आपने, द भागवत गीता भी इसको बोलते हैं क्योंकि गीतों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया था। द रामायण, द रामायण, इन द सेम वे द महाभारता, महाभारता, इसी तरह द रामचरितमानस, द कुरान, द बाइबल। अब अलग अलग धर्म की अलग अलग जो भी किताबें हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब से बिलोंग करती हों, उनके नाम के पहले आपको आर्टिकल द लगाना ही लगाना है। ओके, रूल नंबर 5 कहता है स्टूडेंट्स, रूल 5 ये कहता है कि जितने भी राजनैतिक दल हैं उनके नाम से पहले, यानी बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब एज यू नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो वेयर एवर यू आर टू यूज, जहां भी आपको प्रयोग करना है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ओके, द समाजवादी पार्टी, ऐसे करके जितने भी पार्टियां हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 वो ये कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट के
ऑर्गन्स हैं, यानी सरकार के अंग, पार्ट्स, उनके नाम जब भी आप कभी लोगे तो आर्टिकल द यूज करना ही करना है। जैसे द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, नाम सुना होगा आपने। दूसरा द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर, विधायिका। तीसरा होता है द जुडिशियरी, न्यायपालिका। ओके, तो इसमें आप देखेंगे 3 फेज होते हैं, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, उनका नाम जब कभी भी लेना होगा तो आपको ये आर्टिकल प्रयोग करना होगा, आर्टिकल द। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। रूल नंबर 7 कहता है कि जितनी भी न्यायपालिका के जो अंग होते हैं, जुडिशियल सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा होता है द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट। और तीसरा है द सेशन कोर्ट, या फिर इसको हम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं इसको। इसके ऊपर उच्च न्यायालय होता है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के नाम से हम पुकारते हैं। तो जब भी जुडिशियरी के इन तीनों अंगों का नाम लेना होगा, आर्टिकल द का प्रयोग आपको कॉमनली करना होता है। इज दैट क्लियर? देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8 कहता है जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, उनका नाम जब कभी भी आप लोगे तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करते हुए लेना है। जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, ओके, लाल किला जिसको आप कहते हो, द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, द इमाम बाड़ा। आप देख रहे हैं ये सभी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जो विरासत में हम हिंदुस्तानियों को मिली हुई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा या पूर्व शासकों के द्वारा। रूल नंबर 9 कहता है जितनी भी रिवर्स हैं, गौर करेंगे रिवर्स, इसी में सी और इसी कैटेगरी में ओशंस भी हैं, ध्यान रखेंगे। इसको RSO कहते हैं हम शॉर्ट में। R comes for rivers, S comes for sea and O comes for ocean। यानी जितनी भी दुनिया में देश में नदियां हैं, जितने भी सागर हैं और जो जितने भी महासागर हैं, उन सभी के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि गंगा भारत की एक पवित्र नदी है, ओके, या प्रसिद्ध नदी है, तो हमें ये कहना होगा द गैंगेज इज अ होली रिवर इन इंडिया। द गैंगेज, ध्यान रखेंगे, जिसे आप द गंगा कहते हैं, बोलचाल में उसे गैंगेज कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्रा, द सतलुज, द घाघरा, जो भी नदियां हैं, जितने भी नाम आप जानते हैं, उनका जब कभी भी आप नाम लेंगे आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना है नाम से पहले। सागर की बात करें, लाल सागर, द रेड सी ऐसे बोलेंगे, ओके। ओशंस की बात करें तो पैसिफिक, वो आप प्रशांत महासागर कहते हो, हिंद सागर कहते हैं। तो वो ओशंस का नाम जब भी अब आज के बाद लेना है तो आपको आर्टिकल द के साथ ही लेना है। इज दैट क्लियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगले रूल की तरफ अगर हम चलें तो अगला रूल कहते हैं कि
रूल 9 कहता है कि जितने भी डेजर्ट है ना, रेगिस्तान, इसको हम मरुभूमि या मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल। अब इनका जब कभी भी नाम लेना है या कहीं किसी वाक्य में यूज करना है तो आपको आर्टिकल द के सहारे ही प्रयोग करना है। जैसे हम बात करें तो द सहारा, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा रेतीला स्थान है। दूसरा द थार, ये हिंदुस्तान में ही है। तो ये जो बड़े बड़े मरुभूमि हैं या मरुस्थल हैं, उनका जिनका नॉमिनेशन हुआ है तो उनके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 10 कहता है ये जो भी खाड़ियां हैं ना, बेज, उनके नाम के पहले भी पास है। पास मतलब जानते हैं, दर्रा। ओके, उनके नाम के खाड़ियों के, दर्रों के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द बे ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी। द नाथुला पास, आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, नाथुला दर्रा। द रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, इजंट इट। तो ये सब आप एसएसटी में या जीएस में कहीं ना कहीं जीके के अंदर आता है, आपने पढ़ा लिखा होगा। लेकिन जब अब आप अंग्रेजी में इसका इम्प्लीमेशन करोगे तो आपको आर्टिकल द के साथ ही इसका प्रयोग करना होता है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल 11th, 11वां नियम कहता है कि इस आर्टिकल का प्रयोग आप एनएच के पहले करना। एनएच, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं आप देखोगे, NH28, NH72 ऐसे बोलते हैं ना, उनके पहले। NH एक शेरशाह सूरी ने भी बनवाया था जिसे जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वहां पर भी आर्टिकल द के साथ ही आप यूज करोगे, द ग्रैंड ट्रंक रोड मेड बाय शेरशाह सूरी, लेट शेरशाह सूरी। ओके, तो ये रूल नंबर 11th हुआ। रूल 12th कहता है इस कैटेगरी में कि जितनी भी इंस्ट्रूमेंटल वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी, उनके नाम से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे द हारमोनियम, द तबला, ओके, द बैगपाइप, जो शहनाई की धुन शादियों में आप सुनते हैं, उसके लिए भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। इन सारे, चूंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम प्ले करते हैं, द गिटार, द सरोद, द वायलिन, लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, उन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना होता है। देन कम्स नेक्स्ट वन, रूल नंबर 13, 13वां नियम कहता है कि इस आर्टिकल का प्रयोग आप आमतौर पे डिग्री शो करने के लिए भी करना है। आपको डिग्री, आप डिटरमाइनर्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, जिसे हम आमतौर पे सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करने की छूट दी जाती है। जैसे, अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, थोड़ा सा हम देखते चले। जैसे एक शब्द है गुड, इसको हम कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री का शब्द कहते हैं, 60 में से पीडी कह सकते हो आप। इसी का दूसरा कैटेगरी होता है बेटर और तीसरा होता है बेस्ट। कर करना, बेटर इज CD, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे, और इसको SD कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा यानी तुलनात्मक रूप से अच्छा, और सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा। जब भी आप कहना, जैसे मैं कहूं कि राहुल सबसे अच्छा लड़का है, राहुल इज द बेस्ट बॉय, विराट सबसे अच्छा क्रिकेटर है भारत में,
तो विराट इज द बेस्ट प्लेयर और बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आपने पढ़ा कि आर्टिकल द का कहां कहां किन किन कंडीशंस में हम प्रयोग करते हैं। ये अभी बेसिक है, मेरे अकॉर्डिंग ये बेसिक्स है। इसमें जो एडवांस रूल आते हैं उसमें ये सिखाया जाता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो हम आगे पढ़ते हैं अगले स्लाइड।